वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को ही समाप्त नहीं किया, अपितु विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की नई व्यवस्था उदित की। क्रांति के दौरान लाया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान के अधिकार हों और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सके, यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग के केंद्रीय विचार का आधार स्तंभ बन चुकी थी। लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को विभिन्न रूप से समझा और साधा गया। भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने ऐसे कई विचारों को जन्म दिया जो बेहद ही रचनात्मक और मौलिक थे। लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही सुस्पष्ट होते हैं। इन्हीं कुछ घटनाओं को हम फ्रांसीसी क्रांति के पटल पर इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, जो बोर्बो राजवंश से आता था। वह सन 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। इतनी अल्प आयु में उसे सत्ता का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। लुई 16वां बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार शासक था, परंतु उसकी कुछ कमजोरियां थीं जिसने उसे शासन में हानि पहुंचाई। लुई 16वां बचपन से ही अपने माँ और भाई पर निर्भर रहता था, अर्थात उसमें आत्मनिर्भरता की कमी थी। अपने पूर्वजों की भांति वह धन संपन्न व्यक्तियों, सामंतों एवं चर्च के उच्च पदाधिकारियों का चाटुकार था। अपने पूर्वजों की तरह वह अपने वर्साय के महल में विलासिता में लिप्त रहता था। वर्साय के महल की आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के तौर पर बता दूं तो यह उस समय फ्रांस की शानो शौकत का एवं अस्मिता का प्रतीक था। इस पर शासक बहुत फिजूल खर्ची कर रहे थे, और ये लुई 16वां ही नहीं कर रहा था। इसके पूर्वज लुई 14वां, लुई 15वां, इनकी भी यही आदत थी। इन पूर्वजों के स्वेच्छाचारी शासन के कई निगेटिव परिणाम लुई 16वें ने भुगते। उनमें से कुछ जैसे जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उस समय राजकोष बिल्कुल खाली था, सरकार पर ऋण का बोझ था, एवं उस बोझ को कम करने की जो नीतियां बनाई जा रही थीं वो जनता को लिए जो वो जनता को नुकसान पहुंचा रही थी। इस कारण लुई 16वें की फ्रांसीसी क्रांति के समय जो दौर चल रहा था उसमें उसकी नीतियां असफल रहीं, जो उसको एक अयोग्य शासक के तौर पर दर्शाती हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, यानी 1774 की ईस्वी में, तब राज्य का राजकोष पूर्ण रूप से खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, अर्थात आर्थिक तौर पर फ्रांस एक कमजोर राष्ट्र बन चुका था। लुई 14वें के शासनकाल में उसने वर्साय में अपना एक निवास स्थान बनवाया, जिसे वर्साय का महल कहा जाता है। वर्साय का महल फ्रांस के इनरिच ट्रेडिशन और कल्चर का एक साक्षात उदाहरण है, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। यह वर्साय का महल फ्रांस के शासक की
शान शौकत एवं फ्रांस की अस्मिता का जीता जागता प्रतीक था। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से फ्रांस के ऊपर था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश, जो ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन भी फ्रांस का शत्रु था, तो ब्रिटेन से आज़ाद कराने में उसकी अमेरिका की सहायता करी थी। इस सहायता के चलते, या कहा जाए इस युद्ध के चलते, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। यहाँ लिब्रे का अर्थ है फ्रांस की मुद्रा, यानी फ्रांस की उस दौर में प्रचलित करेंसी। उधर कर्जदाता फ्रांसीसी सरकार से 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। यानी देखा जाए तो फ्रांसीसी सरकार पर आर्थिक तौर पर बहुत दबाव था, अर्थात कर्ज से डूबा हुआ था फ्रांस। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में लगा दिया। यह उसकी मजबूरी थी। अपने नियमित खर्च, जैसे उसका सेना के रखरखाव, राज दरबार के रखरखाव, सरकारी कार्यालयों, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक अनुमोदन, यह सब प्रक्रिया चलाने में भी उसे कठिनाई हो रही थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज, जो 3 स्टेट में बंट चुका था, उस पर कर के बोझ, जो कर लगाया जाता था, उसका बोझ इतना बढ़ गया कि वह क्रांति के आक्रोश तक पहुंच गए। परंतु इसमें भी भेदभाव उत्पन्न था, या कहा जाए अपने स्वाभाविक रूप से लागू था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन से सामंती व्यवस्था का अंग था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिकों में किसान की संख्या बहुत कम थी। फ्रांसीसी सरकार की कराधान नीति में कर को केवल तृतीय एस्टेट के, यानी थर्ड एस्टेट के लोग ही चुकाते थे। यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग करों से मुक्त थे, और यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार था कि वह कर नहीं देंगे। पादरी वर्ग, जैसा मैंने बताया, यानी चर्च के जो उच्च पदाधिकारी होते थे, उन्हें भी कर्ज नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग को दिए गए इन कुछ अन्य एवं विशेष सामंती विशेषाधिकारों के कारण जनता में असंतोष था। किसान अपने स्वामी की छोटी सी छोटी कार्य सेवा करता था। कुछ कुलीन वर्ग के लोग किसानों से सामंती भी वसूल करते थे, अर्थात ये जो मैंने अभी सामंती विशेषाधिकार की बात की, वो उसका भी किसानों पर गलत रूप से प्रयोग करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण आदि में सहयोग देना एवं अन्य प्रकार के कुछ अनऑफिशियल काम भी वो लोग करने के लिए बाध्य थे। कराधान नीति की मैंने बात करी, तो फ्रांसीसी जनता पहले से, अर्थात लुई 14वें के समय से कराधान विधि से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे धार्मिक कर टाइड कहा जाता था, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं, टाइड नामक एक धार्मिक कर चर्च द्वारा लिया जाता था, जो केवल तृतीय एस्टेट के लोगों को देना पड़ता था। इस प्रकार सरकार करों की नीति में जनता को
संतोष नहीं दे पाई। और अन्य प्रकार के करों में टाइल टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर होता था, और अनेक प्रकार के अन्य अप्रत्यक्ष कर भी इसमें लगते थे। लेकिन यहाँ आपके नोट करने लायक चीज है कि टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर जो फ्रांसीसी सरकार ने लगाया था। अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू और जो भी हमें हाउस होल्ड के जरूरी आइटम्स होते हैं, उन पे उन्होंने, जो रोजाना उपभोग की वस्तुएं होती हैं, उन पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया। अर्थात देखा जाए तो सरकार अपनी जो कराधान विधि थी उसको पारदर्शी नहीं रख पाई, ट्रांसपेरेंट नहीं रख पाई। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तृतीय एस्टेट यानी थर्ड एस्टेट के लोग वहन करते थे। अब हम देखेंगे कि फ्रांस की जनता जीवन जीने में संघर्ष कैसे करती थी। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी। उस समय ज़्यादातर लोग जो मजदूर वर्ग के होते थे और निम्न वर्ग के होते थे, वह पाव रोटी पर निर्भर रहते थे, क्योंकि फसल ज़्यादातर सूखे और बाढ़ की स्थितियों से, सूखे और ओले के प्रकोप से बिगड़ी रहती थी, जिस कारण उन्हें ज़्यादातर पाव रोटी पर निर्भर रहना पड़ता था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। परंतु महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो उनकी मजदूरी उस रूप में नहीं बढ़ पा रही थी। तो उनकी जो मजदूरी थी उनमें डिग्रेडेशन हो रहा था, लेकिन महंगाई में बढ़ोतरी हो रही थी। इसको देखते हुए जनता में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो और चौड़ी हो गई। जैसा कि मैंने पीछे बताया, स्थितियां तब और बदतर हो जाती थीं जब ओले या सूखे के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे प्रकार के जो जीविका संकट थे, वो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। मतलब ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विरोध कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के भरपूर साधन और कार्यक्रम नहीं उपलब्ध थे। ये जिम्मेदारी थर्ड एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर, यानी जो समृद्ध और एजुकेट होकर नए विचारों के संपर्क में
आ सके थे, मतलब जो पढ़ लिख पाए थे, जिन्हें ज्ञान हो चुका था कि क्या उचित है एवं क्या अनुचित। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। मध्य वर्ग की भूमिका हर क्रांति में रहती है, जो इस फ्रांसीसी क्रांति में भी रही। यानी वह वर्ग जो निम्न वर्ग से भी जुड़ा है और अपर वर्ग से भी जुड़ा है और शिक्षित भी है, जिसने इस मध्य वर्ग ने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, यानी समुद्र के पार का जो व्यापार होता है, सी क्रॉस ट्रेड, और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी जो मध्य वर्ग था, इसने सी क्रॉस ट्रेड, ऊन, रेशम, इन सब वस्त्रों के उत्पादन एवं उसके व्यापार से संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का ये या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे वो सभी खराब थे। केवल उनको विशेषाधिकार जो प्राप्त थे, उससे समाज में मनभेद हो गया था, समाज के फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग और थर्ड एस्टेट के बीच। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये समृद्ध लोग जो थे ये थर्ड एस्टेट के लोगों से व्यापार नहीं करते थे, करते थे। वही इसमें मैंने भी बताया कि ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात कर दिया जाता था या जो समाज के जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के समृद्ध लोग थे वो उसे खरीद लेते थे। थर्ड एस्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, जैसा मैंने पीछे बताया था। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना यानी जन्म सिद्ध विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। नागरिकता और जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता, बोलने का अधिकार है ना, रहने का अधिकार, ये जन्म सिद्ध अधिकार हैं, परंतु यहाँ उनके परिप्रेक्ष्य में बात नहीं की गई। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, इस बात पर मध्य वर्ग ने जोर दिया। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत पर, यानी क्रांति का धीरे धीरे वातावरण कैसे बना। अब तक हम लोगों ने समझा कि फ्रांस की जो सरकार थी उसने क्या क्या कदम उठाए थे और क्या क्या नीतियां बनाई थी जो जनता को पसंद नहीं आई। परंतु अब हम समझेंगे कि फ्रांस अपनी नीतियां कैसे बनाता था और क्रांति की शुरुआत इन्हीं माध्यमों से कैसे शुरू हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे, परंतु आपने सोचा होगा कि उसने ऐसा कैसे किया। प्राचीन राजतंत्र में फ्रांसीसी समाज अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों के द्वारा मंजूरी देनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि होते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी और कहाँ बुलाई जाएगी, अर्थात समय और स्थान सम्राट डिसाइड करते थे। इसकी जो लास्ट बैठक थी वो सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, यानी अब जो बुलाई जाएगी उससे पहले 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी।
फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट के इस बैठक में अपने अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव उनके पीछे खड़े किए गए। थर्ड एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यहाँ बात ये नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली है कि किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, यानी उन्हें एंट्री नहीं थी। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर गए थे। अब ये प्रतिनिधि कहाँ से होते थे? मध्य वर्ग से होते थे। जो मैंने अभी बताया कि मध्य वर्ग का उदय हुआ था, ये वहां से होते थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी वोट देने का अधिकार था प्रत्येक वर्ग को। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। परंतु थर्ड एस्टेट के वर्ग के प्रतिनिधियों ने, जो मध्य वर्ग से आते थे, उन्होंने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, यानी हर व्यक्ति एक वोट डाले, जिसमें प्रत्येक सदस्य एक मत का अधिकार रख सके, यह उनका कहना था। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, तो थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए वॉकआउट कर गए, यानी सभा से बाहर चले गए। थर्ड एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे, वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। अब ऐसा क्यों था, इसका भी एक कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी समाज में 90% किसान, मजदूर, श्रमिक एवं निम्न वर्ग के आदमी थे। यानी देखा जाए तो थर्ड एस्टेट का प्रभाव ज्यादा था, परंतु शिक्षा और ज्ञान की कमी के कारण उन पर दबाव रहता था। तो जब ये मध्य वर्ग का उदय हो गया, तब इन्हें भी अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ और यह सरकार के समक्ष अपनी बात रखने में सक्षम हुए। जब इन्होंने सभा से वॉकआउट किया, तो 20 जून को ये सभी रिप्रेजेंटेटिव वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित किया। यानी यहाँ पे बात आपको ध्यान देने वाली है कि नेशनल असेंबली उन्होंने अपने आप को घोषित किया, अर्थात नेशनल असेंबली में केवल थर्ड एस्टेट के लोग थे। अब कोई आपसे पूछे कि नेशनल असेंबली में कितने लोग थे, तो अभी हमने पीछे बात करी कि 600 रिप्रेजेंटेटिव मिलाकर 600 थर्ड एस्टेट की तरफ से सदस्य उस एस्टेट जनरल की सभा में गए थे। वही सब सदस्य वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और यह प्रण लिया कि जब तक शासक की शक्तियों को कम करने वाला अपना स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण नहीं कर लेते, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, यानी तब तक असेंबली नहीं टूटेगी। यानी यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो पीढ़ियों से सम्राट के निरंकुश शासक की नीतियाँ या कहना चाहिए शक्तियाँ चली आ रही थीं, जब तक उन्हें कम नहीं कर दिया जाएगा और अपना एक सुगठित संरचनात्मक कॉन्स्टिट्यूशन
यानी वेल स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक असेंबली नहीं भंग होगी। अब इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए नाम के दो व्यक्तियों ने किया। अब ये कौन थे? मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत नहीं थे। कुलीन परिवार से थे, ये तो होना लाजमी था। उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। आबेसीए मूलतः पादरी वर्ग के थे, यानी ये चर्च से संबंधित थे, और उसने थर्ड स्टेट क्या है ये आप लोगों को मालूम है। उसने थर्ड स्टेट शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट लिखी। तो देखा जाए कि इन सब क्रांतियों में इन पुस्तकों, पत्रिकाओं, इनका भी बहुत प्रभाव रहता था। भाषण, वाचन शैली, इन सब का भी बहुत इफेक्ट रहता था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। उस समय कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। जैसे मैंने ऊपर बताया कि कभी कभार ओले का प्रकोप हो जाता है, यानी जो कई बार फसलें खराब हो जाती हैं ओले की चोट से। तो उससे फसल बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और पाव रोटी की जो कीमतें थीं, जैसा मैंने बताया, उस पर कर लगाने का चल रहा था, परंतु जो कीमतें उस समय चल रही थी वो भी आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए। जैसा कि अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा कि लोग सैनिटाइजर और मास्क की जमाखोरी करने लगे थे जब उसकी ज़्यादा मांग थी। ऐसे ही उस समय जब पाव रोटी की अधिक मांग थी, क्योंकि और तो कुछ खरीद सकते नहीं थे लोग, तो बेकरी की दुकानों पर इसकी जमाखोरी शुरू हुई। इन दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। अब दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर दावा बोलकर उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। 14 जुलाई 1789 सुबह का समय। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक पब्लिक आर्मी का गठन करने का निर्णय लिया। वेपन्स की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में फोर्सली घुस गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यहाँ बास्तील के किले में फ्रांस के वेपन्स, गोला बारूद, ये सब रखे जाते थे। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और सभी कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, लेकिन फिर भी यह नोट करने लायक चीज है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया और उसके अवशेष को बाजार में उन लोगों ने बेच दिया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे, यानी जिसको कंजर्व करना चाहते थे स्मृति चिन्ह के तौर पर। उन्होंने इसे खरीदा।
इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर ही रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों के ने जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति आगे चलकर फ्रांस के सम्राट को मृत्युदंड दिए जाने में समाप्त हुई, या कहना चाहिए उदित हुई। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैला दी गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज जो थे उन्हें जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस में विद्रोह किस स्तर का था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाकर लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी स्वीकार कर लिया कि उसकी सरकार अब से संविधान का अंकुश करेगी, यानी अंकुशन करेगी। 4 अगस्त सन 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसके उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, यानी सम्राट का एक अधिकार समाप्त हो गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, यानी नेशनल असेंबली ने भी सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया, खास तौर पर महिलाओं। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यहाँ ये बात नोट करने लायक है, ये फैक्ट के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे। बचे हुए पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। जैसा मैंने बताया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी यहाँ भी कुछ निम्न वर्ग के लोगों का कहना चाहिए निष्कासन टाइप का रहा सत्ता में से। यानी जो कर 3 दिन का दे पाते थे उन्हें ही मतदान का अधिकार दिया गया। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब एक मानव अधिकार घोषणा पत्र आया था। तो उस घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसमें पहला था, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार।
समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास नहीं है। कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। देखा जाए तो कानून अधिकार इन पर ज़्यादा बल दिया गया। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है, यानी पर्याप्त है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार मानव अधिकार घोषणा पत्र लाकर पूरे विश्व के सामने फ्रांस ने मानवीय अधिकारों को रखा एवं अपने यहाँ अपने समाज के लिए एक संपूर्ण यानी वेल स्ट्रक्चर्ड, जो मैंने कही थी, एक संविधान निर्माण किया। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड पार्ट में हम आपको फ्रांस में जो निरंकुश शासन था उसका उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, और जैसा मैंने भी उसमें बताया कि फ्रांस के सम्राट को आखिरकार फांसी दी गई थी, तो वो प्रक्रिया कैसे चली उसका मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप एक कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं, और सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।